बिल्कुल साफ लिखा है कल के इंडियन एक्सप्रेस में कि ये कोई झंडा फहराने नहीं गए हैं हम। भारत जो गया है वहां झंडा फहराने नहीं गया है, भारत वहां पर खनिजों की खोज में गया है। ये चांद पर जाना या अंतरिक्ष में जाना, अब जो भविष्य में जो लड़ाइयां होंगी, सारी दुनिया को जो कंट्रोल करना है हमने, सारी दुनिया पर जो कब्जा करना है, ये उसकी लड़ाई है। विज्ञान का काम साउथ इंडिया के लोग करेंगे और देश को लड़वाने का काम हमारे नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के लोग करेंगे। ये बात बहुत निकलकर साफ आती है। हिंदू मुसलमान हम करेंगे और जो विरासत है, जो आजाद भारत की विज्ञान की जो विरासत है, उसको आगे ले जाने का काम ये आंध्रा के लोग, केरला के लोग और तमिलनाडु के लोग करेंगे। इसकी टीम में आप देखिए, कोई भी इसको पूरा करने वाला, चंद्रयान को आप साउथ पोल पर ले जाने वाला कोई भी उत्तरी भारत से नहीं है। चंद्रयान की लैंडिंग हो चुकी है। कल हमने एक छोटी सी बातचीत आपको सुनाई। ये कम से कम नेहरू जी, शुक्रिया, थैंक्स मिस्टर नेहरू, थैंक्स मैडम इंदिरा गांधी, बोल तो दीजिए। क्योंकि आप दावा कर रहे थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आखिर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर पहुंच गया? ये सब काम 1-2 दिन, 10 साल, 5 साल में नहीं होता है। एक लंबी यात्रा होती है, लंबी तैयारी करनी होती है। क्या है मायने और चंद्रयान के लैंडिंग के और इतिहास के दृष्टिकोण से ये एपिसोड बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ हैं और वो जो यात्रा है चंद्रयान की और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मायने हैं, इस पर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। स्वागत है सर। जय भीम जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतन लाल, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि एक बहुत अहम और एक बहुत ज्वलंत इशू पर आप बातचीत कर रहे हैं और हम भीड़ तंत्र और भीड़ से अलग होकर चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये पोस्ट ट्रुथ की जो दौर है, जिसमें मोबोक्रेसी का राज है, सड़क पर भी, संसद में भी और दूसरी जगहों पर भी, वहां पर हम कुछ चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दो बातें बहुत मजे की हैं। यानी ये बात तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, ये 15 अगस्त 1969 को इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और ये विक्रम लैंडर जो गया है, वो भी विक्रम साराभाई के नाम पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी मोदी और आरएसएस के जो शासक हैं, वो सब कुछ पर कालक पोतने का काम नहीं कर पा रहे हैं। कालक पोतने का उनके लिए मुमकिन नहीं है, वो झुठला नहीं सकते हैं जो आजाद भारत का जो विज्ञान का इतिहास है। हालांकि मैं मेरे दोस्तों, मैं विज्ञान का क्या इस्तेमाल होता है, विज्ञान का क्या मतलब होता है, उस पर ज्यादा बातचीत करना चाहूंगा। इस पर थोड़ा सा 2-3 चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षण कराने के बाद, देखिए, तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने ये चांद पर जाने का काम, क्योंकि हम तो वैदिक दौर में कहाँ घूमते रहे हैं और चांद की शादियां होती थी। चांद के बारे में जो वैदिक कथाएं हैं 2, एक कथा तो यह है कि वो उनकी जो 25, 26, 27 शादियां थी, वो एक से ज्यादा प्यार करते थे तो उससे नाराज हो गए बाकी, और उसके बाद उन्होंने शरण लेनी पड़ी शिव की। एक ये है कि उन्होंने कोई भगवान थे, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, तारा का। तो उस तारा के अपहरण के बाद में उनको कहा गया था कि तुम्हारा विघटन और विनाश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर किसी और बड़े भगवान को पहुंचकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो खैर, हम उन सब में नहीं जाकर, पर बात यह है कि हम जो ब्राह्मणिकल जो पूरी जो कथा है, उसमें उसके हिसाब से तो चांद पर जाने का काम बाबा रामदेव को ठेका मिलना चाहिए था, या धर्म संसद को, आरएसएस ने जो धर्म संसद बनाई है उनको मिलना चाहिए था, या विश्व हिंदू परिषद को मिलना चाहिए था, या शंकराचार्यों को मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। क्योंकि
मुझे लगता है कि एक बार तो मोदी सरकार ने, उनका साइंस मंत्रालय जो, उन्होंने इनको जरूर पूछना चाहिए था कि जनाब आप कुछ इसमें कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कर देते तो इतना सब खर्चा नहीं होता और हमारा जो पिछला वाला चंद्रयान है वो खराब भी नहीं होता, वो उसका जो टकरा गया था वो सब वो नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो टीम है, इसकी टीम में आप देखिए कोई भी इसको पूरा करने वाला, चंद्रयान को आप साउथ पोल पर ले जाने वाला कोई भी उत्तरी भारत से नहीं है। इनके नाम है पी वीरामुथुवल, बीएन रामाकृष्ण, एम शंकरन, मोहना कुमार, वी नारायणन, एस यूनिकृष्णन। और ये मतलब सोचने की बात है कि उत्तरी भारत से कोई नहीं है, ईस्टर्न इंडिया से कोई नहीं है, वेस्टर्न इंडिया से कोई नहीं है। और हद तो यह है कि गुजरात जो इस देश का दिल है, दिमाग है, जहां पर इस देश की तिजोरी है, वहां का कोई बंदा नहीं है। तो इससे बात साफ पता लगती है कि विज्ञान का काम साउथ इंडिया के लोग करेंगे और देश को लड़वाने का काम हमारे नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के लोग करेंगे। ये बात बहुत निकल कर साफ आती है। हिंदू मुसलमान हम करेंगे और जो विरासत है, जो आजाद भारत की विज्ञान की जो विरासत है, उसको आगे ले जाने का काम ये आंध्रा के लोग, केरला के लोग और तमिलनाडु के लोग करेंगे। भारत साफ साफ बटा हुआ दिख रहा है विज्ञान और दंगा कराने वालों के बीच में, झगड़ा कराने वालों के बीच में साफ साफ बटा हुआ दिख रहा है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बहुत बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है कि ये एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को एक बहुत समझदार अंग्रेजी का अखबार है, उसने हेडिंग लगाया है, नाउ इंडिया ओन्स मून। भारत की संपत्ति है, भारत की जागीर है अब चांद। तो बात यह है कि आप इसको वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं मानकर आप ये कह रहे हैं कि अब चांद हमारा हो गया, और चांद पर हम क्यों जा रहे हैं इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर विज्ञान का क्या मतलब होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होना चाहिए, इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है जिंदगी को सहज बनाने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। हम इस बात को जानते हैं, अगर आप हजारों साल का पिछले इतिहास, मानव समाज का इतिहास देखेंगे, जो टूल्स आए हैं वो टूल्स हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं उसका विकास है, हम जो पैर से काम करते हैं उसका विकास है। और उसके बाद जो विज्ञान से हमको पता लगा कि हम जो पहिया चलाते हैं उसको हम भाप से चला सकते हैं, उसको हम गैस से चला सकते हैं, हम उड़ सकते हैं। और ये वो बात रामायण और महाभारत की उड़ानों की बात नहीं है, उन्होंने सच बताकर दिखाया कि कैसे आप उड़ सकते हैं, उसका टेक्निक क्या है। हम जो महाभारत रामायण के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम बताते नहीं, वो कैसे होता था, बस होता था और उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन आज का जो विज्ञान है, जो चीजें कर रहा है, वो इसको बताता है कि वो क्या क्यों करना चाहता है, और उसका एकमात्र मकसद होना चाहिए इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना, इंसान के सामने जो मुश्किलें हैं उनको आसान करना, प्रकृति पर कब्जा करना नहीं, बल्कि प्रकृति से सीख कर हमने अपनी जिंदगी को सहज और आसान कराने के लिए और प्रकृति का विनाश नहीं करते हुए हमने इंसानी समाज के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर जब से पैसे वालों का कब्जा हुआ है, मैं 3-4 उदाहरण देकर आपके सामने बात रखना चाहूंगा। तो आपने ये देखा है कि साइंस को क्या इस्तेमाल किया गया है। पावर, एटॉमिक पावर बनाई गई थी ताकि ऊर्जा मिले आपको सस्ती, लेकिन हमने उसका बम बनाया और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शर्मनाक कत्लेआम हमने एटम बम के जरिए किए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बहुत छोटे छोटे आपको उदाहरण देकर आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बताने की कोशिश करूंगा कि हमने टेलीफोन, मोबाइल फोन इजाद किया। मोबाइल फोन इजाद करने का मतलब यह था कि जो सबसे बिछड़े इलाके, सबसे दूरगामी इलाके, जहां पर किसी का संपर्क नहीं हो सकता, अब उसका संपर्क हो जाएगा। और
उससे ऐसा लगता था कि मोबाइल अब आ गया, गांव-गांव फैल गया, तो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा जन्मते हुए जो बच्चियां मर जाती थी, जो औरतें मर जाती थी सुदूर गांव के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, वो बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ये खिलौना बन गया मोबाइल। ये मोबाइल एक पैसे वालों के लिए कि ये 10,000 का नहीं, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का ये मोबाइल होगा और उसमें आप गेम खेलेंगे, उसमें आप जुआ खेलेंगे, उसमें आप फिल्में खेलेंगे। ये जिनको जरूरत थी उनके पास मोबाइल नहीं पहुंचा। ये हमने इसको देखा। वो एक दूसरा आविष्कार आप देखिए, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस लिए किया गया था कि आप जो तमाम सिर्फ अपने विवेक पर बीमारी को समझने के लिए डॉक्टर के विवेक पर छोड़ देते हैं, आप सीधा का सीधा आप अल्ट्रासाउंड के जरिए आप जान सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। और अल्ट्रासाउंड आपकी तशखीस जो है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आसान कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड किस तरह से पैसा बनाने का एक मकसद बन गया, और बहुत बड़ा मकसद बन गया कि पेट में अगर बच्ची है तो उसको मारने के लिए। जिसने पूरी सुविधाजनक कर देना चाहिए था, हर अस्पताल के अंदर वो हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको इतना महंगा, उसमें ट्रेडमार्क और कंपनियों को उसमें उनको ये कह के उनका ये प्रॉपर्टी राइट है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा उदाहरण जिससे रोज हमारे सामने आते हैं, ये ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी का ब्लड टेस्ट की अभी जो मशीनें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर इनकी आप चिंता नहीं करेंगे तो बड़ी बातों को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ब्लड टेस्ट का क्या हुआ कि पहले इस तरह की मशीन थी कि आप एक टेस्ट करने के लिए एक प्रोसीजर आपको करना चाहिए था। अभी जो मशीनें हैं उसमें आप एक ब्लड सैंपल डालेंगे तो आपको 20 टेस्ट उसमें से निकल आएंगे। यानी वो इतना सस्ता, इतना आसान हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आप पैथोलॉजी की लैब में जाइए तो वो जिससे बहुत आसान हो गया उसको हर टेस्ट का आपसे वो पैसा लेते हैं, हर टेस्ट से आपका पैसा लेते हैं। और सारा जो इस देश का पैसे वाले लोग हैं उन्होंने लैब के अंदर घुसे हैं, वो रेडियोलॉजी लैब के अंदर घुसे, चप्पे चप्पे के अंदर। सरकारी अस्पताल जिनका काम है देश की जनता का फ्री में इलाज करना, वहां उसके बाहर जो अड्डे हैं ये लूट के अड्डे हैं। और मैं आपको अपनी जो मेरे खुद अपने अनुभव है उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूं कि, और इसके तो तमाम केसेस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वगैरह के, कि आप जो है डॉक्टर जो टेस्ट लिखता है उसमें 40% से लेके 60% तक, अगर 100 रुपए का टेस्ट है तो उसमें 40 रुपए से लेके 60 रुपए तक उसी दिन शाम को डॉक्टर को पे किया जाता है जिस लैब के लिए आप लिखते हैं। 40 से 60% तो ये रेट है मार्केट का, ये मार्केट का रेट है। मैं इस तरह के लोगों को जानता हूं जो हेल्थ कंसल्टेंट है, उनका काम क्या है कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपए का किसी डॉक्टर ने लैब का टेस्ट कराया है, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी का, या रेडियोलॉजी का मतलब हो गया कि आपने एक्सरे वगैरह या दूसरे टेस्ट जो है उस तरह के, तो उसका शाम को उसी दिन डॉक्टर को पैसा पहुंचाया जाता है। तो हमने साइंस को भी मुनाफे के लिए हमने पैदा किया। और उसके आप देखिए कि आपके पास गाड़ी आई, आप सब जगह जाना चाहते हैं, आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने देश के पहाड़ों का हाल करके क्या रखा है। आज पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड किस तरह से ढह रहा है, किस तरह से नदियां उफान पर हैं, किस तरह से शहर डूब जा रहे हैं। दिल्ली शहर डूब जा रहा है, गुड़गांव डूब जा रहा है, बेंगलोर डूब जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सब जगह आलीशान महल खड़े किए हैं, बड़े बड़े बांध हमने बनाए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए नहीं, हमने 10 बांध जहां बनाकर हम विनाश से बचा सकते थे, हमने कहा कि नहीं, हम दुनिया का सबसे महान बांध बनाएंगे। उसके लिए हमको सबसे ऊंचे दर्जे की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हमको सारी दुनिया की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा चाहिए होगा। हमने तमाम शहरों में हवा पानी का सही इंतजाम नहीं करके हमने वहां पानी की बोतलें और एसी का जाल बिछाया। एसी के बिना आप रह नहीं सकते, और उसने जो गर्माहट पैदा की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चंद्रयान जो गया है, इसने जाने पर जो गर्मी पैदा किया उसमें कितने लाख पेड़ों को काटने के बराबर वो होगा, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बहुत मशहूर सरकार से जुड़े हुए
वो डिफेंस के विश्लेषक है सी राजा मोहन। उन्होंने बहुत साफ, बहुत ईमानदार आदमी है वो बहुत पहले से लिखते हैं, पहले वो हिंदू में थे, अब इंडियन एक्सप्रेस में हैं। उन्होंने साफ कहा है, बिल्कुल साफ लिखा है कल के इंडियन एक्सप्रेस में कि ये कोई झंडा फहराने नहीं गए हैं हम। भारत जो गया है वहां झंडा फहराने नहीं गया है, भारत वहां पर खनिजों की खोज में गया है। ये चांद पर जाना या अंतरिक्ष में जाना, अब जो भविष्य में जो लड़ाइयां होंगी, सारी दुनिया को जो कंट्रोल करना है हमने, सारी दुनिया पर जो कब्जा करना है, ये उसकी लड़ाई है। ये चांद पर जाना जो है, चांद पर जाना और तिरंगा गाड़ना, या वहां की आबोहवा कैसी है, या वहां लोग बस पाएंगे, लोग रह पाएंगे, वहां का क्या माहौल है, वहां की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। वो तो बहुत बहुत डेटा जो है वो चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस जमा कर चुके हैं। चीन, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस बहुत जमा कर चुके हैं। यूएई उस बारे के अंदर उसमें जमा कर चुका है। ये हम जा रहे हैं वहां पर खनिजों की खोज के अंदर, वहां पर हम जा रहे हैं, सारी दुनिया पर हमने जो कब्जा करना है उसके लिए। और इसीलिए एक बहुत बड़ा अखबार ये कहता है नाउ वी ओन द मून, और उसके बाद अब वहां पर जो होड़ लगेगी उसके अंदर चांद का कितना कब्जा, कितने जगह पर हम कब्जा करेंगे, कितने खनिज हम करेंगे। सारी दुनिया को हमने जो तबाह किया है, सारी दुनिया को हमने कब्जा किया है, जिस तरह से लूटा है हमने, दुनिया को इतना अच्छा रखा है कि अब हम जाकर चांद को अच्छा रखने का यहाँ पर अपना तजर्बा वहां बताएंगे। जी नहीं, हमने दुनिया को जितना तबाह किया है वो सारे गंद जो है हम जाकर चांद के ऊपर करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं, 5-6 साल पहले सारी दुनिया के लीडिंग लगभग 500 से ज्यादा वैज्ञानिक जमा हुए थे जो दुनिया को बचाने में, सृष्टि को बचाने में, प्रकृति को बचाने में विश्वास करते थे। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। वो घोषणा पत्र ये था कि उनकी जो पीढ़ी है, यानी हमारी जो पीढ़ी है, उसने पूरी प्रकृति, पूरे नेचर, पूरे ब्रह्मांड को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। और उसको तबाह करने के बाद हम चांद पर जाएंगे, हम मार्स पर जाएंगे, हम कहां कहां पर जाएंगे। ये बहुत खतरनाक दिन है मेरे प्यारे दोस्त। और देश का नाम हो रहा है। देश क्या होता है? देश में क्या लोग भी होते हैं? नहीं। देश के लोगों का क्या फायदा होगा इसके अंदर? आप जो है, एक मिजोरम के अंदर एक रेल का पुल गिर रहा है, रेल का एक पुल गिर रहा है, उसके अंदर 25 से ज्यादा बंगाली मजदूर मारे जाते हैं। आपने इन इंजीनियर जिन्होंने ऊपर भेजा है, इनको इस काम में नहीं लगाया कि वहां पर इस तरह के आप पिलर्स खड़े करें कि उसमें ये हादसे ना हो। और ये हादसे रोज हो रहे हैं। आप गाड़ियां न टकराएं, आप गाड़ियां 2-2, 3-3 गाड़ियां एक साथ न टकराएं, उसके लिए विज्ञान का सहारा लें, वो आप नहीं ले रहे हैं, उसका आप खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। आप जो है, बच्चियां इस देश के अंदर बच्चा जनते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जा रही हैं। हमारे अन्न की समस्या पैदा हो रही है। हमारे यहाँ कभी प्याज नहीं है, कभी टमाटर नहीं है, कभी आलू नहीं है। आलू नहीं है तब किसान मरता है, जब ज्यादा पैदा होता है मरता है। हम विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे। महाराष्ट्र के अंदर इतिहास में सबसे ज्यादा पर डे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यही हालत पंजाब की है। विज्ञान ये सब सीधा करने के लिए नहीं है, इसको सुधारने के लिए नहीं है, इसको समझाने के लिए नहीं है। विज्ञान है हमारे पास ईवीएम चलाने के लिए, विज्ञान है हमारे पास जिसके जरिए हम बहुत कुछ घपला कर सकते हैं। विज्ञान लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए भी कभी होगा या नहीं होगा। विज्ञान कभी सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता कराने के लिए होगा या नहीं होगा। सारी दवाइयां, सस्ती दवाइयां बनाने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। ये बुनियादी सवाल है। आप चांद पर क्यों जा रहे हैं? देश की महानता के लिए। देश क्या है? देश की महानता क्या होगी जब यहाँ सबसे ज्यादा बच्चियां पैदा जनते हुए मरेंगी, जब सबसे ज्यादा दलित औरतों के साथ बलात्कार होगा, दूसरी बच्चियों के साथ बलात्कार होगा। पाकिस्तान के अंदर 3 दिन हो गए, वो बच्चों, आप जरा देखिए वो गाड़ी कैसे एक लोहे के तार पर लेकर जाई जाती है पख्तूनवाला के अंदर, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया कहते हैं।
वहां कितना मुश्किल से 3 दिन के अंदर उन बच्चों को बचाया गया, वो भी कैसे बच गए। आप उसको, उन गांव को अच्छे तरीके से, अच्छी तरह की वो मशीनें चलाकर आप उसको नहीं कर सकते। वो 50 60 70 साल पुराने तरीके से आप कर रहे हैं। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट का आ रहा था कि जो बच्चे जो हैं 4 5 5 घंटे तैर कर जाते हैं, तैर कर स्कूल जाना पड़ता है उनको, और 80% बच्चे बच्चियां जो उसके लिए जाना ही छोड़ देते हैं। आप पुल का टेक्नोलॉजी आसान नहीं बना पाए। हमारे पास मिलिट्री के पास जो पुल बनाने के तरीके हैं, हम उसको इन गांव के अंदर नहीं पहुंचा पाए। हम क्या करना चाहते हैं जी। आजादी के बाद अंबेडकर, नेहरू ये सब एक भारत बनाना चाहते थे, बेहतरीन भारत, उसकी परिकल्पना की गई थी। मोदी साहब, आरएसएस तो कहता है 70 साल में कुछ ही नहीं हुआ जी। तो ये जो चंद्रयान यात्रा है, ये तो इसरो को ही इंदिरा गांधी ने बनाया था जी। उससे क्या और लाभ उन्होंने क्यों बनाया, डॉक्टर रतनलाल क्यों बनाया था? जी। ताकि हम ऊपर अंतरिक्ष के अंदर कुछ मदद दे सके। हम सोलर एनर्जी, हम किसी तरह से एनर्जी पर जो बहुत पैसा खर्च होता है, हम सोलर एनर्जी को कैसे ले आ सकते हैं। हम मौसम के बारे में जान लें, हम मौसमों के बारे में जान लें। देखिए ना, नेहरू वगैरह ने यही नहीं किया था। उन्होंने एंटीबायोटिक्स के सारी दुनिया में सारे इंडिया में कारखाने लगाए थे, 5 6 बड़े बड़े, जिसको बंद किया गया। उन्होंने एम्स बनाए थे, उन्होंने आईआईटीज बनाए थे, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे जिंदगी सुधारने के। उन्होंने बांध बनाए थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जिनको कहा था टेम्पल्स हैं ये भारत के। आप किस लिए करें? आप इसको जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एटॉमिक पावर आप किस लिए करना चाहते हैं? आप जंग के लिए। आप चांद पर क्यों जा रहे हैं? हमको एक रीजन बता दीजिए, महानता के अलावा, देश की महानता के अलावा, कि और किस लिए आप जा रहे हैं वहां पर, और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? और मैं फिर सवाल उठा रहा हूं, देश महान होगा जब बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, गरीबों के साथ पंजाब, जिसको आप कहते हैं कि सारे देश को खाना देता है, वहां सबसे ज्यादा जो फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है, वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? तबाही मची हुई है, सारी फसलें खराब हो गई। आप देश के लोगों के बारे में भी साइंस का इस्तेमाल करेंगे, या मोदी जी को 2024 के अंदर जो करना होगा? और दूसरी बात यह है, उत्तर भारत को यह जवाब देना होगा कि क्या वो हिंदू मुसलमान करते करते, जातिवाद करते करते, मनुस्मृति को लागू करने के अलावा कुछ सोचेंगे? कुछ सोचेंगे? और इसका मतलब है भारत को बंटवारा कराने की। देखिए कि जो कुछ हो रहा है, भारत 2 में बंट जा रहा है सीधा। एक भारत है जो, जैसे गोलवलकर और नेहरू जी का एक विवाद हुआ था। नेहरू जी ने गोलवलकर से कहा तुम देश को 1000 साल पहले ले जाना चाहते हो। गोलवलकर ने नेहरू जी को कहा कि हम तो 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। यानी उत्तरी भारत जो आज राज कर रहे हैं, वो अपने देश को 5000 साल पहले लेके जाना चाहते हैं। और ये साउथ इंडिया है जो धार्मिक भी है, जो सब कुछ है, लेकिन उसके बाद विज्ञान का सहारा वो नहीं छोड़ता है, विज्ञान का। तो ये आप बहुमत के नाम पे साउथ इंडिया के लोगों को पर हमेशा राज करते रहें, लेकिन ये देश का तबाह करेगा, देश का सत्यानाश करेगा। एक आदमी भी नॉर्थ का, एक आदमी भी वेस्ट का इस टीम में नहीं है जिसने चंद्रयान पहुंचा है। ये सोचना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि हमने ये सारे नॉर्थ के जो मनुस्मृति करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, हम गर्व से कहो मुसलमान है, गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो सिख हैं, इनको हमने कमंडल देके भेजना पड़ेगा कि भाई तुम जाओ अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां थोड़ा रेस्ट करो, इस देश को साउथ इंडिया के लोगों के लिए छोड़ दो। जी चलिए सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि दक्षिण भारत वैज्ञानिक पैदा कर रहा है और उत्तर भारत में गोबर की पूजा हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ, बजरंग दल और मारो, लूटो, लिंच करो। और अब तो लिंच करना जो है, जो अमित साहब ने नया दंड संहिता बनाया है, उसमें 5 लोग लिंच करेंगे तो लिंच माना जाएगा। एक आदमी एक मुसलमान को मार देगा, या ईसाई को मार देगा, या दलित को मार देगा, तो वो लिंच नहीं माना जाएगा। 5 आदमी मारेंगे तो वो लिंच होगा। उत्तर वाले ये करते रहे, अमित शाह जी ये करते रहे, ये साउथ वाले वो करते रहेंगे, लेकिन ये
देश की अखंडता के लिए। वो तो कहाँ तो आरएसएस मिलाना चाह रही है नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को, यहाँ भारत ही बंटने के कागार पर पहुंच रहा है। जी शुक्रिया सर। और दोस्तों ये जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक पैदा कीजिए, गोबर भक्ति में न रहिए, तभी जाके भारत विकास करेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी।